तो चलिए फिर से एक बार, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट, एलडी सेट है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई सेट एस है और उसमें कुछ वेक्टर पड़े हुए हैं x1 x2 एंड सो ऑन xn, और यदि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन यदि हम बनाएं, है ना, कुछ स्केलर लेकर अल्फा x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन अल्फा एन xn, और ये यदि जीरो के इक्वल हो रहा है, कब जीरो हो रहा है, यदि इसको हम इक्वल टू जीरो लेके चलें, और ये जीरो कब हो, जब इसका सभी ऑल अल्फा आई आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये जितने भी स्केलर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा एन तक, सारे के सारे अल्फा जीरो हो जाएं, तब ये लिनियर कॉम्बिनेशन आपको जीरो दे रहा है। तो उस केस में ये जो हमारा सेट एस है, ये कहलाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। देन एस इज कॉल्ड एल आई, और इसी में एल डी में इफ देयर एग्जिस्ट वन अल्फाई विच इज नॉट जीरो, कम से कम एक अल्फाई, यदि हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो लेकर चलें और इसमें एक अल्फाई हमको ऐसा मिल जाए जो कि नॉन जीरो हो, मतलब अल्फा 1 नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, अल्फा 2 नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, या फिर अल्फा एन जो है नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, कोई भी अल्फा 1 से लेकर अल्फा एन तक एक स्केलर हमको ऐसे मिल जाए जो कि नॉन जीरो है और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमको इक्वल टू जीरो मिल रहा है, तो ये जो सेट होगा अब एल आई नहीं होगा, अब एल डी हो जाएगा। और नॉन जीरो यदि वो जो स्केलर मिल रहा है, और उसका रीजन क्या हो जाएगा कि यदि हमारा अल्फा 1 नॉन जीरो लेके चल रहे हैं हम, है ना, पुरानी बेसिक चीज को एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। तो अल्फा 1 यदि हम नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, तो उसके बाद के जितने भी बचे हुए टर्म है उसको आप दाईं ओर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा 1 x1 दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 x2 माइनस अल्फा 3 x3 माइनस अल्फा एन xn। तो चूंकि हमारा अल्फा 1 नॉन जीरो है, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कहने का मतलब उसको हम डिनोमिनेटर में ले सकते हैं। तो x1 इक्वल टू माइनस अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1, ये हो जाएगा x2 माइनस अल्फा 3 अपॉन अल्फा 1 x3 एंड अल्फा एन अपॉन अल्फा 1 xn। तो यहाँ से समझ आया हमको कि ये जो x1 है, ये x2 x3 एंड xn के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा रहा है, मतलब x1 जो है x2 x3 xn पे डिपेंडेंट है। तो एक वेक्टर हमको ऐसा मिल गया जो इस सेट में डिपेंडेंट हो गया, किस पर, x2 x3 से लेकर xn पे, जब हमने एक स्केलर को नॉन जीरो लिया। तो स्केलर नॉन जीरो ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो हमको सेट मिल रहा है एस, जिसमें x1 से लेकर xn तक वेक्टर्स हैं, ये आपके लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। एक स्केलर मिल गया जो कि नॉन जीरो था, इस वजह से हमारा जो पूरा सेट है आपका लिनियरली डिपेंडेंट हो गया, है ना। तो इसीलिए कि एक वेक्टर दूसरे पे डिपेंड है, इस बात को ना लेकर के हम कोई स्केलर सर्च करते हैं, खोजते हैं, जिससे हमको यदि वो नॉन जीरो मिल जाता है और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो है, तो जो सेट है वो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये इसका बेसिक रीजन, इसके कारण कि इसको हम एलडी क्यों कहते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी है एलआई और एलडी के, जिस पर हमको आज डिटेल चर्चा करनी है, और वो उसको प्रूव भी करना है कि कैसे हो रहा है, वो प्रॉपर्टी कैसे आ रहा है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, एवरी सेट कंटेनिंग जीरो इज एलडी ओवर फील्ड एफ। ये हमारे पास पहला प्रॉपर्टी कि यदि हमारे पास कोई सेट है, सबसेट कह सकते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस का, और यदि वो जीरो कंटेन करता है, यदि वो जीरो कंटेन करता है, तो वो जो सेट है आपका लिनियरली डिपेंडेंट सेट कहलाएगा, एलडी सेट कहलाएगा। तो प्रूफ में आ जाइए, इसका बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। हम लेके चलते हैं, लेट एस इक्वल टू x1 x2 and so on xn be a subset of vector space V over F such that one of the
वेक्टर्स ऑफ एस, है ना, एस को लेके चल रहे हैं हम, वन ऑफ द वेक्टर एस इज जीरो वेक्टर। ध्यान दें क्या कहा हमने कि ये जो एस हमने सबसेट कंसीडर किया वेक्टर स्पेस वी एफ का, उसमें से कोई एक वेक्टर को हमने जीरो वेक्टर ले लिया। लेट वो वेक्टर कौन सा है, लेट एक्स के इक्वल टू जीरो फॉर सम के, और ये जो के होगा, के कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, ये आपका 1 से लेकर n तक वेरी करेगा, है ना। ध्यान देंगे फॉरन नोटेशन हम लेके चल रहे हैं, चीजें वही है, समझना वही है ना। 1 से लेकर n के बीच में हमने एक वेक्टर ऐसा ले लिया जो कि जीरो है, और हमारा स्टेटमेंट भी वही कहता है कि यदि कोई सेट जीरो कंटेन करता है तो हमारा लिनियरली डिपेंडेंट होने वाला है। तो हमने एक्स के को जीरो ले लिया, जीरो वेक्टर ले लिया। हम चूज करते हैं स्केलर। ध्यान दें हमको क्या करना है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो लेके चलना है, और उसमें से किसी एक स्केलर को यदि हम नॉन जीरो दिखा देते हैं, तो नॉन जीरो दिखा देंगे स्केलर को, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब जिसके साथ स्केलर नॉन जीरो है उस वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिखा पाएंगे। जैसे अभी मैं डेफिनेशन में अभी जस्ट पहले अभी दिखाया मैं ऊपर वाले स्लाइड में, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 और यहाँ से सबको हम जीरो लेके चल रहे हैं, और अल्फा के माइनस 1 इक्वल टू जीरो, अल्फा के प्लस 1 इक्वल टू जीरो, एंड सो ऑन अल्फा एन इक्वल टू जीरो। हम स्केलर यहाँ पे ऐसे चूज कर रहे हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के माइनस 1 अल्फा के प्लस 1 एंड अल्फा एन, दिस ऑल आर जीरोस, सभी को हम जीरो ले रहे हैं। एंड अल्फा के को हमने ले लिया 1। ध्यान देंगे अल्फा 1 को हमने 1 ले लिया, देयरफॉर अल्फा आईज बिलोंग्स टू फील्ड, ये जितने भी स्केलर होंगे ये फील्ड से होंगे, एंड नॉट ऑल जीरो। ध्यान देंगे इस बात को, हम सभी को जीरो लेकर नहीं चल रहे हैं। अच्छा, किसको हम जीरो लेके नहीं चले उसको ध्यान देना, जिस वेक्टर को हम जीरो माने हैं उसी के स्केलर को हम नॉन जीरो लेके चले हैं। यहाँ से देखिए इस चीज को समझना है। तो जिस वेक्टर को आप जीरो लेके चलेंगे उसी का जो कोफिशिएंट बनेगा, स्केलर जो बनेगा, उसी को हमको कोई नॉन जीरो वैल्यू लेके चलना है। 1 के अलावा और आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना। नाउ समझना इस चीज को। नाउ अब इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा एन एक्स एन। अब देखिए इसकी बीच की वैल्यू को लिखने का तरीका कैसा होगा, समझना इसको। अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस एंड सो ऑन अल्फा के माइनस 1 एक्स के माइनस 1 प्लस अल्फा के एक्स के प्लस अल्फा के प्लस 1 एक्स के प्लस 1 प्लस डॉट अल्फा एन एक्स एन। देखिए अल्फा 1 से लेकर अल्फा एन के बीच में हम कुछ एलिमेंट और अंदर ले लिए, है ना। कौन कौन सा, एक्स के 1 एक्स के प्लस 1, एक्स के पहले के माइनस 1 और एक्स के बाद एक्स के प्लस 1, दो अलग से वेक्टर और लिए हैं। अब इसमें देखिए चूंकि हमने अल्फा ए के अलावा सारे एलिमेंट को हम जीरो लेके चले, ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से दिस इज इक्वल टू जीरो इंटू x1 प्लस जीरो इंटू x2 एंड सो ऑन जीरो इंटू एक्स के माइनस 1 प्लस 1 इंटू, ध्यान देना 1 इंटू कहाँ पे आ गए हम, अल्फा के इंटू एक्स के पे आ गए, और एक्स के को हमने क्या लिया है, जीरो लिया है, जीरो वेक्टर लेके चले हैं। तो ये हो जाएगा जीरो प्लस फिर से यहाँ से अल्फा के प्लस 1, अच्छा वो तो जीरो हो रहा है ना, ध्यान दें ये जीरो हो रहा है, जीरो इंटू एक्स के प्लस 1 एंड सो ऑन जीरो इंटू एक्स एन हो जाएगा ये। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सब तरफ जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो और ये आपका जीरो, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। कहाँ से, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड
अल्फा एन एक्स एन। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो गया हमारा, इक्वल टू 0 आ गया। किसके लिए 0 आ गया, जब हम सारे स्केलर को 0 नहीं लिए हैं, नॉट ऑल 0। देखो यहाँ पे है ना, जो भी स्केलर हम चूज किए फील्ड से, सभी को 0 नहीं लेने के बाद भी ये जो सेट हम एस लिए हैं उसके सारे एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे 0 आ रहा है। सारे स्केलर को 0 नहीं लेने के बाद भी, मतलब एक स्केलर ऐसा है जो कि नॉन जीरो है, उसके बाद भी इस सेट के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका देखिए कैसे करेंगे। Therefore, we have scalars alpha 1, alpha 2, and so on alpha n, not all 0, such that alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus and so on alpha n xn, this is equal to 0. It means by the definition of LD set, है ना, x1 x2 and xn are linearly dependent, और ये वेक्टर्स यदि linearly dependent हैं, so S is also linearly dependent सेट हो जाएगा। बताइए, ये पहले स्टेटमेंट जो हमने लिया कि हर एक वो सेट जो 0 वेक्टर को कंटेन करता है वो हमेशा लिनियरली डिपेंडेंट होगा, ये वाला जो थ्योरम है समझ आया सभी को? जी सर। क्लियर हो गया? तो यदि हमारे पास कोई सेट एस है ना, ध्यान देंगे इसमें, और x1 x2 से लेकर कहीं पर एक वेक्टर ऐसा आ जाता है जो 0 है ना, एक्स के, और ये ऐसा एक्स एन, तो जैसे ही आपको 0 वेक्टर दिख जाता है उस सेट में जो कि सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का, तो ये सेट हमेशा हमेशा लिनियरली डिपेंडेंट होगा। अब बात करते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका सिंगलटन सेट वाला है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहता है एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सबसेट of V is linearly independent over the field F। हर एक वो सेट जो सिंगलटन सेट है, लेकिन कैसा होना चाहिए, उसमें जो एलिमेंट होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, वो हमेशा हमें लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट देता है, नॉन जीरो सिंगलटन सबसेट ऑफ एनी वेक्टर स्पेस। ओके, सो प्रूफ में हम क्या कर लेके चलते हैं, लेट एक्स, अच्छा वो सेट को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट एस है और उसमें एक ही एलिमेंट है एक्स, ध्यान देंगे, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इस चीज को भी ध्यान देंगे, है ना। और एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, चूंकि एस हमारा, सिंस एस इज सबसेट ऑफ वी, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, क्योंकि एस का हर एक एलिमेंट वी में भी होगा तभी वो सबसेट है। नाउ लेट अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट, क्या करेंगे, अभी तक हम क्या करते थे लिनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दिखाने के लिए, कि जो भी हमारे पास सेट है उसके एलिमेंट जो कि वेक्टर होते हैं उसको हम लिनियर कॉम्बिनेशन में लेकर इक्वल टू 0 करते हैं पहले, है ना। और यदि लिनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 हो रहा है कब, जब उसका हर एक अल्फा 0 हो जाए, हर एक स्केलर यदि 0 हो जाए, तब उस सेट एस को जिसमें वेक्टर पड़े हुए हैं वो आपका लिनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में देखिए हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो हमको एक ही स्केलर लेने की आवश्यकता थी उसके लिए, तो हमने किया सच दैट अल्फा इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल प्रॉपर्टी हम जानते हैं स्कूल लेवल पे, यदि कोई दो एलिमेंट का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो रहा है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, आइदर अल्फा इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0।
अब हम पहले ही इसमें कंसीडर करके चले हैं कि ये जो सेट है वो नॉन जीरो वाला सेट है, उसमें जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, जीरो की इक्वल नहीं है। तो ये जो केस है हमारे पास कि या तो अल्फा जीरो होगा या फिर एक्स जीरो होगा, तो ये संभव नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसको हम एक्स को नॉन जीरो लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा इक्वल टू ही जीरो होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इक्वल टू जीरो आने वाला है। अब देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन को हम इक्वल टू जीरो लेके चले और हम ये दिखा दिए कि इसका स्केलर जीरो हो रहा है। स्केलर जीरो हो रहा है मतलब हर एक स्केलर जीरो हो रहा है। कब? जब लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो हो रहा है इस सेट के एलिमेंट के। तो यदि स्केलर सभी स्केलर जीरो हो जाते हैं तो बाय द डेफिनेशन हम देखे हैं, सेट मत लिखो, एक्स को आप लिखो एल आई एलिमेंट, एक्स इज एल आई, इट मीन्स एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो यदि हमारे पास कोई ऐसा सेट है जिसमें सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट है और वो नॉन जीरो है, तो वो सेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बताइए, क्लियर हुआ क्या ये वाला भी स्टेटमेंट? यस सर। ओके, तो ये आगे यूज करना है इसको, है ना, जरूरत के हिसाब से यूज करना है ये जो स्टेटमेंट है उनको। अब नेक्स्ट में हमारे पास है एवरी सबसेट ऑफ एल आई सेट ऑफ वेक्टर स्पेस इज एल आई। एवरी सबसेट ऑफ एल आई सेट, हमारे पास लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और उसका जितना चाहो आप सबसेट बना लो, वो हमेशा एल आई ही मिलने वाला है। ये स्टेटमेंट है ना। यदि हम कह रहे हैं कि एस हमारे पास एक सेट है जिसमें x1 से लेकर xn वेक्टर्स हैं, तो इसका यदि मैं s1 एक सबसेट बना लूं s का, s2 सबसेट बना लूं s का, मतलब जाहिर सी बात है इससे कम एलिमेंट होंगे इसमें, तो ये जो s1 और s2 भी हमेशा li मिलने वाले हैं। ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो चलिए प्रूव करते हैं। मतलब s जो है हमारा li गिवन है और उसका एक हम सबसेट निकालेंगे और उसको भी li प्रूव करेंगे। सो लेट s इक्वल टू x1 x2 से लेकर xn, इसमें एक एलिमेंट है b और n, हाँ, linearly independent set which is subset of any vector space v over f। हमने s को एक सबसेट ले लिया वेक्टर स्पेस v का और इसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये li सेट है, ये li सेट है। यदि ये li सेट है देन अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन अल्फा n xn इक्वल टू जीरो लेके चलें। ध्यान दें, li सेट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा n दीज ऑल आर जीरो, और ये जो अल्फा ई हैं कहाँ से आ रहे हैं, आपके फील्ड से आ रहे हैं। यदि हम s को लिनियरली इंडिपेंडेंट लेके चलेंगे और यदि हम कंसीडर करें कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो ये जीरो कब होगा, जब इसके सारे के सारे स्केलर जीरो हो जाए। तो इतना चीजें हमको गिवन है। अब हमको कंसीडर करना है कि इसका जो सबसेट यदि हम लें कोई भी सबसेट, तो सबसेट को क्या करेंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट लेके चलेंगे और यदि वो एल हो जाता है तो उसका हर एक सबसेट एल हो जाएगा। तो हम करते हैं लेट टी कोई हम सबसेट ले रहे हैं जहाँ पे x1 x2 एंड सो ऑन x के टाइप के एलिमेंट है इस सबसेट ऑफ s वेयर, ये जो हम k तक लेके चले हैं ना, ये k क्या है आपका, लेस देन आर इक्वल टू n है ना। इन नोटेशनों को भी आपको विशेष ध्यान देना है। यदि k का मान n से बड़ा हो जाएगा तो ये सबसेट कैसे कहलाएगा, है ना, सुपर सेट हो जाएगा। तब तो s का हर एक एलिमेंट t में चला जाएगा। तो इसलिए इसको
आप लोगों को विशेष ध्यान देना है k इज लेस देन आर इक्वल टू n। हम ऐसे एलिमेंट इसमें लेके चले हैं कि n से कम हो, कम या उसके इक्वल, ज्यादा से ज्यादा इक्वल। तो हमको क्या करना है कि t को हमको दिखाना है t इज आल्सो li सेट। तो इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा हमको, कंसिडर अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन अल्फा के x के इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। ध्यान देंगे, पहले इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को हम 0 लेके चलेंगे और उसके बाद जितने भी इसके स्केलर होंगे जिससे लीनियर कॉम्बिनेशन बना है हमारा, सारा स्केलर यदि 0 हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये जो हमारा सेट टी है ये भी एलाई हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा कैसे लिख सकते हैं हम, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा के x के, आगे बढ़ें तो अल्फा के प्लस 1 x के प्लस 1 एंड लास्ट अल्फा एन एक्स एन इक्वल टू 0। और इसमें से ये जो हम अल्फा के प्लस 1 और अल्फा एन जो चॉइस कर रहे हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू लिख सकते हैं। देखिए है ना, प्लस 0 0 करके इसको हम आगे बढ़ा दिए। यदि प्लस 0 भी करते हैं तो इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, इन द लास्ट 0 दिस इज इक्वल टू 0 यदि हम ऐसा करें। और इस 0 को हम लिख दिए 0 इंटू एक्स के प्लस 1, 0 इंटू एक्स के प्लस 2 एंड 0 इंटू एक्स एन। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो x1 x2 एक्स के प्लस 1 एक्स एन, ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, s के। सिंस x1 से लेकर xn इज सेट s, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखो, एंड s इज li। सो यदि s हमारा li है तो ये जो स्केलर मिल गए हैं अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n तक, ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। अल्फा के दिस इज इक्वल टू 0 आगे बढ़ता गया, मतलब ये स्केलर भी यहाँ से हमको 0 मिल गए। क्यों, क्योंकि s हमारा li सेट है। और ये अल्फा 1 से लेकर अल्फा के तक अब एक इसके लिए स्केलर का काम कर रहे थे, सेट टी के वेक्टर के लिए स्केलर का काम कर रहे थे, और ये भी यहाँ पे 0 हो गए और ये सब 0 हो गए। इट मीन्स टी इज li। बताइए ये वाला पॉइंट भी समझ आया क्या? हेलो जी सर। तो कोई भी यदि हमारे पास सेट है और वो li सेट है तो उसका जो हर एक सबसेट होगा वो भी लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। अब नेक्स्ट इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, every superset of LD set is LD। हमारे पास कोई सेट है जो कि LD है तो उसका सुपर सेट भी LD होगा, है ना। ध्यान दें, LD की जब बात करेंगे तो सुपर सेट के लिए बात करेंगे, LI की बात करेंगे तो सबसेट के लिए करेंगे। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। नाउ प्रूफ, लेट S इक्वल टू x1 x2 xn बी लिनियरली डिपेंडेंट सेट। हम S को एक लिनियरली डिपेंडेंट सेट लेके चलेंगे और इसका एक सुपर सेट कंसीडर करेंगे और उसको भी हम LD प्रूव करेंगे। तो यदि S हमारा LD सेट है, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट स्केलर, स्केलर कैसे, अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n तक ऐसे होंगे जिसमें से नॉट ऑल जीरो सच दैट, सभी के 0 नहीं होने के बाद भी इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसा नॉट ऑल 0, इसमें जो मेंशन करने वाली बात है ये है नॉट ऑल 0। हम जो स्केलर लेके चल रहे हैं उसमें से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा, स्केलर ऐसा होगा जो 0 नहीं है,
उसके बाद भी ये जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इक्वल टू 0 होगा। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कंसीडर, एक सेट हम कंसीडर कर रहे हैं T, और इसमें हम कम से कम एक एलिमेंट हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, ध्यान देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा x1, x2, x3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम xn ले लेते हैं, और xn से आगे हम एलिमेंट ले रहे हैं xn+1, xn+2 एंड सो ऑन xn+i ले लो, है ना। i मतलब कोई एक निश्चित क्रम तक आगे बढ़ेगा। b अ सुपरसेट ऑफ s। ध्यान देंगे यहाँ पे हमने क्या ले लिया, t को एक सुपरसेट ले लिया s का। नाउ इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटर्न एज, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए कैसे लिख पाएंगे हम, कैन बी रिटर्न एज α1 x1, α2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा एन xn, क्योंकि xn तक ही एलिमेंट है इसमें, xn तक ही जा सकते हैं। अब आगे इसको हमको एक्सटेंड करना है कहाँ तक, जहां से हमने सुपर सेट बनाया, मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट जो इसमें हमने इंक्लूड किया सेट टी में, वहां से इसको हमको आगे बढ़ाना है। तो इसको यदि हमको शामिल करना है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 0 इंटू xn+1, 0 इंटू xn+2, ऐसा हम आगे बढ़ा सकते हैं, प्लस लास्ट में 0 इंटू xn+i, दिस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 को लिखने का तरीका देखिए, हमने इक्वेशन 1 को रीराइट कर दिया, लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया, और उसमें क्या शामिल किया, हम केवल 0 शामिल किए। देखिए 0 शामिल किए, और 0 हम इस तरीके से शामिल किए जिसमें स्केलर किसके आ गए, टी के आ गए। देखिए xn+1, xn+2, xn+i विच इज इक्वल टू 0। 0 ऐड करने पे वो 0 के इक्वल ही रहेगा। वेयर, अच्छा अब इसमें ऐसे स्केलर हैं जो α1 से लेकर αn तक नॉट ऑल 0, सभी के सभी 0 नहीं है। देखिए हम पहले से ही कंसिडर करके चले हैं क्योंकि सेट एस हमारा LD है। वेयर α1, α2, αn एंड 0 0, देखिए अगला स्केलर कहाँ से जुड़ रहा है, यहाँ से xn+1 के जो स्केलर है वहां से 0 0 0, ये 0 0, नॉट ऑल जीरोस। भाई α1 से लेकर αn तक उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो नॉन जीरो है, और उसके साथ ये बचे हुए 0 को भी शामिल कर दोगे तो फाइनली सबको एक साथ यदि हम मिला दें तो α1 से लेकर ये 0 तक जितने भी एलिमेंट है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि नॉन जीरो होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि हम पहले से α1 से लेकर αn तक को कोई एक एलिमेंट 0 नहीं है लेके चले हैं, तो इधर पूरा का पूरा 0 हो जाए ना, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है ना। तो α1 से लेकर αn तक फिर से एक एलिमेंट ऐसा होगा जो 0 नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉट ऑल 0। और यदि ये स्केलर में से कोई एक 0 नहीं है और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा 0 हो रहा है, देखिए इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे देते हैं। तो ये जो सेट टी है जिसके पास वेक्टर x1 से लेकर xn+i तक है, टी इज LD हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंट सेट। क्लियर हुआ फोर्थ नंबर वाला स्टेटमेंट जो हम लिए थे। यस सर। ठीक, तो LD सेट का जो सुपर सेट होता है वो भी हमेशा LD सेट ही होता है। चलिए नेक्स्ट इसी में कि यदि हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाते हैं तो हमेशा एक LD सेट होता है। यदि हमारे पास है ना, उसको प्रूव कर देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द सेट S इक्वल टू x1, x2, x3, है ना। 3 एलिमेंट लेके चल रहे हैं और इस 3 एलिमेंट को फिर 2 एलिमेंट में मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, चीजों को शॉर्ट में समझा दूंगा, एज ए थ्योरम प्रूफ नहीं करेंगे उसको, है ना, समझ जाएंगे। 3 एलिमेंट से पहले समझो, इज LD, हमारे पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है और ये LD होगा इफ एंड ओनली इफ x1, x2, x3 आर कोप्लानर। या फिर इसी कोप्लानर को और क्या कहते हैं, वन इज लीनियर
कॉम्बिनेशन ऑफ linear combination of other two, है ना। यदि हम ये वर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं तो यहां से भी लिख सकते हैं वन इज, अच्छा वन को मैं गलत लिखा हूं, ये ऐसा, वन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। कहने का मतलब इन तीनों में से किसी एक को अन्य दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यदि हम लिख पा रहे हैं तो वो इफ एंड ओनली इफ केस है ना, ध्यान देंगे इफ एंड ओनली इफ केस है। ये जो सेट है हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। तो ये दो पार्ट में प्रूफ होगा ये थ्योरम कि अब ये तीन है तो तीन से अधिक के लिए भी ले सकते हैं हम। यदि हम इसमें 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है और जितने भी एलिमेंट हो तो उसमें से एक एलिमेंट को बचे हुए अन्य एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में यदि हम लिख पा रहे हैं तो ये जो सेट होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। ये हमारे स्टेटमेंट है। तो पहला पार्ट जब इसमें हम प्रूव करेंगे, फर्स्ट पार्ट, तो हम कंसीडर करते हैं लेट s इक्वल टू x1 x2 x3 बी LD सेट। हम इसको पहले लीनियरली डिपेंडेंट ले लेते हैं। तो यदि डिपेंडेंट है देन देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो, है ना। और हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि से अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम कह रहे हैं कि सभी जीरो नहीं है, तो सभी जीरो नहीं है तो किसको हम नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, हम पहले एलिमेंट के लिए जो पहला स्केलर लेंगे अल्फा 1 हम उसको हम नॉन जीरो ले लेते हैं सच दैट, और सभी जीरो नहीं है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट अल्फा 2 x2 एंड अल्फा 3 x3 दिस इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से हम अल्फा 1 x1 क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा 2 x2 माइनस अल्फा 3 x3। चूंकि अल्फा 1 को हम नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, अल्फा 1 को नॉन जीरो लेके चल रहे हैं तो इसको हम डिनोमीटर में ले जा सकते हैं। तो यहाँ से x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस अल्फा 2 अल्फा 1 x2 माइनस अल्फा 3 अल्फा 1 x3। अब यहाँ से आप देखिए कि ये जो x1 है जिसके स्केलर को हम नॉन जीरो लेके चले हैं उस वेक्टर को हम x2 और x3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिखा पा रहे हैं। देखिए मतलब ये इस पे डिपेंडेंट है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि ये जो x1 है x2 और x3 के से डिपेंडेंट है। जैसे जैसे इनकी वैल्यू चेंज होगी x1 भी बदलेगा, मतलब ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। और वही हमारा स्टेटमेंट था, इफ s इज LD देन 1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू अदर टू। बचे हुए दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। और ये जो फॉर्म हमको मिला है यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ये जो हमको x1 मिल रहा है ये x1 देखिए कैसे लिख पाए हम इसको, x2 और x3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाए। और यही हमको प्रूव करना था पहले पार्ट में। अब सेकंड पार्ट लेके चलते हैं, इसका जो कन्वर्स पार्ट है। एक वेक्टर को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाएंगे तो उसको हमको LD दिखाना है। तो सेकंड पार्ट जिसको हम कन्वर्स पार्ट भी कह सकते हैं, सेकंड पार्ट, लेट x1 be linear combination of x2 and x3 then there exists scalar। यदि हम x1 को x2 और x3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और उसको हम कंसीडर कर रहे हैं तो x2 और x3 के लिए दो स्केलर अल्फा 2 एंड अल्फा 3 इस प्रकार एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि हम x1 को लिख पाएंगे अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 के फॉर्म में, है ना। ये लीनियर कॉम्बिनेशन का जो डेफिनेशन होता है उसी से हम कह रहे हैं कि x1 जो है x2 और x3 का यदि लीनियर कॉम्बिनेशन है तो इस x1 को x2 और x3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। मतलब वो लिखने का तरीका कैसा होगा, ऐसा होगा अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3। कुछ स्केलर एग्जिस्ट कर जाएंगे और उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके यदि हम उसको ऐड करें, सम करें, तो वो x1 की इक्वल होगा। यही हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। नाउ हमने क्या किया, x1 को अब दाईं ओर ले जाओ, ध्यान देना, x1 को दाईं ओर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। पूरी की पूरी वैल्यू हम उठा के राइट ओर ले गए, ट्रांसफर कर दिए, तो माइनस x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 हो जाएगा।
इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो x1 का जो कोफिशिएंट है कितना है, लिखने का तरीका थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ये हो जाएगा -1 x1 प्लस α2 x2 प्लस α3 x3 दिस इज इक्वल टू 0। और ये -1 को हम क्या ले लिए, इसको हम ले लिए α1। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट α1। देखिए हम लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, और उसमें से x1 का जो स्केलर है जिसको हम α1 नाम दे रहे हैं, विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इक्वल टू -1 करोगे तब भी चलेगा, है ना। लिखने का तरीका आप जैसे करें, इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल, सॉरी -1 is not equal to 0 such that α1 x1 plus α2 x2 plus α3 x3 this is equal to 0। सभी के सभी स्केलर आपके 0 नहीं है, उसके बाद भी इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये जो हमारा सेट होगा, या फिर x1 x2 एंड x3 आर LD, इट मीन्स S is LD सेट। तो ये देखिए दोनों तरफ से प्रूफ हो गया कि यदि एक वेक्टर को बचे हुए अन्य वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यदि हम लिख पाए तो वो सेट आपका एलडी हो जाएगा। और ये इफ एंड ओनली केस है, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो सेट एलडी हो जाएगा। ऐसा क्लियर हुआ क्या ये वाला थ्योरम या स्टेटमेंट? यस सर। ठीक। अब जैसे इसको अब दो एलिमेंट के रूप में लिखना चाहते हैं, तो अब चूंकि दो एलिमेंट है तो मल्टीपल कह देते हैं उसको, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं कहते। कि यदि हमारे पास है ना, इसको आप कोरोलरी भी पढ़ सकते हो, है ना, उप प्रमेय के रूप में लिख सकते हो कि यदि S के पास दो ही एलिमेंट है x1 x2 इज LD इफ एंड ओनली इफ, यदि x1 को हम कोई भी मल्टीपल के फॉर्म में लिख पाए या फिर x2 को x1 के किसी मल्टीपल के फॉर्म में लिख पाए, ये यदि दो ही एलिमेंट है तो उसी को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, एक एलिमेंट हटा दिया गया। अब इसमें एक और एलिमेंट रहता तो फिर वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता। अब चूंकि एक ही एलिमेंट है जो दूसरे पे डिपेंडेंट है तो इसको मल्टीपल पढ़ते हैं, है ना। ये आपका α x2 या फिर α x1, एक जो है दूसरे का मल्टीपल हो जाए तब भी ये जो हमारा सेट है वो LD कहलाएगा। अब इसका यदि आप कंट्राडिक्शन वाला यदि आप देखना चाहते हैं, इसका स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, ध्यान दो कि यदि हमारे पास कोई सेट S है और उसको LI कब कहेंगे, इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख पाए, बिल्कुल ना मिले, तब की स्थिति में ये सेट हमारा LI हो जाएगा, है ना। तो इसका उल्टा दिखाएंगे, यदि डिपेंड कर जाता है तो LD है, डिपेंड नहीं करता है तो LI है। ऐसा बताइए, समझ आया क्या? यस। चलिए ठीक। अब इसमें कुछ स्टेप और आगे हम देखते हैं इसमें से, और वो है आपका मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, है ना। पॉइंट क्या है हमारे पास, मैक्सिमल लिनियर इंडिपेंडेंट सेट। अब ये क्या चीज है, ध्यान से समझो। ये मैक्सिमल क्या आ गया, मैक्सिमल मतलब सबसे बड़ी, है ना। इस चीज को समझना कि सपोज V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और उसका एक सबसेट हम लेके चलते हैं S, जिसमें कुछ वेक्टर हैं x1 से लेकर xn तक, और ये है आपका LI। ये लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है S, जो भी हम यहाँ से सबसेट लिए हैं V का, वो LI है, ध्यान दें। और इस पर हमने एक और सेट कंसीडर किया S डैश x1 x2 एंड सो ऑन xn, और इसमें एक और एलिमेंट हम एक्स्ट्रा ऐड कर दिए x, ध्यान देना, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हम ऐड कर दिए, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो देखिए ये जो सेट S डैश है ये या तो LI हो सकता है या फिर LD हो सकता है। दो केस हो सकते हैं इसमें से, यदि LI LD की बात करें तो दो केस हो सकता है। अब ध्यान देंगे इसमें, है ना।
तो ये सेट एस को यदि, अच्छा अभी हमने क्या कहा कि यदि केवल एलिमेंट एक्स हमारा एलडी हो जाए, इसका मतलब ये होगा कि एक्स को हम x1 से लेकर xn के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पाएंगे यदि एलडी हुआ तो। ध्यान देंगे, यदि x जो हम, भाई अभी हम क्या पढ़े हैं कि यदि कोई सेट एल है तो उसका सबसेट हमेशा एल होता है, सुपर सेट एल होता है क्या, ऐसा हम बात किए हैं क्या? नहीं, एल भी हो सकता है, एल भी हो सकता है। किस पर डिपेंड करेगा? ये जो हम नया एलिमेंट इसमें इंक्लूड किए एक्स, इस पे डिपेंड करेगा। यदि एक्स भी एल है, मतलब x1 से लेकर xn पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं करता, तो ये एस डैश भी एल हो जाएगा। लेकिन यदि x x1 से लेकर xn वाले एलिमेंट पर डिपेंड कर जाता है तब तो एलडी हो जाएगा ना। तो सुपर सेट हमेशा एलडी होता है, किसका? एलडी सेट का। लेकिन एस हमारा एलआई है और ये उसका सुपर सेट हो रहा है, उससे बड़ी सेट हो रहा है, तो ये एलआई भी हो सकता है, एलडी भी हो सकता है। इस पर हमने कुछ नहीं कहा। ध्यान देंगे, यदि हमारे पास कोई एलआई सेट है तो उसका सुपर सेट भी एलआई होगा या एलडी होगा, इस पर हम चर्चा नहीं किए हैं। हाँ, लेकिन सबसेट हमेशा एलआई ही होता है, ये हम देख के आए हैं। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा एक्स पे। तो ये जो हमारा एस डैश है या तो एलआई होगा या तो एलडी होगा। ध्यान देंगे इस बात को। अब मान लिया जाए, ये जो एस डैश है क्या हो जाता है? एलआई हो जाता है। समझो बात को, एस डैश जो है एलआई हो जाता है, उस केस में क्या कहेंगे? और एस डैश जो है एलडी हो जाता है, उस सेट में क्या कहेंगे? समझना इस बात को। हम क्या कह रहे हैं, x1 से लेकर xn तक सारे वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट है और उसमें एक नया एलिमेंट हम शामिल करते हैं x, और यदि x क्या हो जाता है आपका? एलडी हो जाता है। ध्यान दो, ये वाला केस एलडी हो जाता है। केवल एक एलिमेंट शामिल करने पे हमारा जो सेट एस डैश है वो आपका एलडी हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट एस ऐसा है जिसके सारे के सारे वेक्टर एलआई हैं और इससे बड़ा कोई भी सेट हमको नहीं मिल रहा है जो क्या हो जाए? एलआई हो जाए। स्टेटमेंट यही कह रहा है ना कि केवल एक एलिमेंट हम शामिल कर रहे हैं जो कि क्या है? आर्बिट्ररी है। कहां से? एक्स बिलोंग कर रहा है वी से ना। ध्यान देंगे, वी से S1 और एस डैश और एस को हमने क्या लिया है? वी का सबसेट लिया है। तो वहां से हम आर्बिट्ररी एक एलिमेंट शामिल किए और उस एलिमेंट को शामिल करने के बाद मान जाए हमारा सेट एस डैश, एस से नया सेट बना एस डैश, एलडी हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एस है ये ऐसा एलआई सेट है जिससे बड़ा कोई एलआई सेट नहीं है। ध्यान दो इस बात को, क्योंकि उससे बड़ा सेट यदि ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? वो एलडी हो जा रहा है। कंसिडर करके चल रहे हैं, यदि एलडी हो जाए तो तब एस इज मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट। हमारे पास एक सेट एस है जो कि एलआई है और उससे बड़ा कोई भी एलआई सेट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि एस जो क्या हो जाएगा? मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। और ये एस के बाद एस डैश बनाए और वो एलआई हो जाता है, तो एलआई हो जाएगा तो उस सेट एस को हम मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि उस लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट से एक बड़ा सेट और मिल गया हमको जो कि वो भी एलआई है। ध्यान दें, मतलब एस जो है मैक्सिमल तभी होगा जब इससे बड़ा सेट लें तो वो सारे के सारे लिनियरली डिपेंडेंट हो जाए। यदि इंडिपेंडेंट हो जाएगा तब वो मैक्सिमल नहीं कहलाएगा। आई होप डेफिनेशन समझ आया होगा। तो इसका डेफिनेशन यदि हम लिखें, डेफिनेशन क्या हो जाएगा? लेट S is subset of vector space VF, then S is called maximal Li set if there exists no superset, there exists नहीं, there is करो ज़्यादा सही रहेगा, exist बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। if there is no superset of S which is Li, S से बड़ा कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो कि Li है, तब हम S को मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट कहेंगे।